तो आज हम देखेंगे हमें और कौन कौन सा पढ़ना है अपने शॉर्ट नोट के लिए। पहला है ई वेस्ट रूल से रिलेटेड, तो इसमें है चैलेंज होगा, ये जी के बाद ई लगा लेना। चैलेंज इन एरा ऑफ रैपिड अर्बनाइजेशन, डिजिटलाइजेशन एंड पॉपुलेशन ग्रोथ। तो वहाँ पे ई वेस्ट रूल की बात की गई है, किस तरीके से ये हम देखेंगे। फर्स्ट सेट ऑफ ई वेस्ट रूल जो है वो नोटिफाई हुआ था 2011 में, और फिर ये केम इन टू इफेक्ट, मतलब इफेक्ट में आया है 2012 से। इम्पॉर्टेंट जो इम्पॉर्टेंस रही, क्या इम्पॉर्टेंस ऑफ रूल 2011 वो देखेंगे। इसमें है इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, EPR इंट्रोड्यूस हुआ। किस चीज़ के लिए? सेफ डिस्पोजल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस के लिए। ठीक है, ई वेस्ट रूल 2016 अमेंड हुआ 2018 में। अब इसमें देखो क्या है, प्रोविज़न टू प्रमोट अथोराइजेशन एंड प्रोडक्ट स्टेट, ठीक है, स्टेवॉर्डशिप के लिए। ठीक है, नवंबर 2022 को क्या हुआ था, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट ने फर्दर नोटिफाई किया न्यू सेट ऑफ ई वेस्ट रूल, और जिसको ये हुआ कि वो कब से लागू होगा, वो लागू होगा 1 अप्रैल 2023 से। ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2022 में इंक्लूड क्या क्या होता है, प्रोविज़न ऑफ EPR फ्रेमवर्क, ठीक है, एक्सटेंडेड, जो हमने अभी देखा ना EPR का फुल फॉर्म, यहाँ पे एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो रही है यहाँ पे। रजिस्ट्रेशन ऑफ स्टेक होल्डर मैन्युफैक्चर, अब इसमें क्या क्या है रजिस्ट्रेशन ऑफ स्टेक होल्डर्स में, मैन्युफैक्चरर, प्रोड्यूसर, ठीक है, रिफर्बिशर एंड रिसाइकलर। ठीक है, चैनलाइज ई वेस्ट टू इनफॉर्मल सेक्टर। तो इनफॉर्मल सेक्टर में मोस्टली अभी ई वेस्ट की चीज़ें होती हैं, और ये इंटीग्रेट हो फॉर्मल से, ये भी बात है एक जो करनी चाहिए। डिजिटलाइज्ड सिस्टम अप्रोच की बात की जाए तो इसमें है इंट्रोड्यूस इन द न्यू रूल 2022। न्यू रूल आया 2022 में, कलेक्टिंग डेटा डिजिटली। इसमें क्या किया जा रहा है कि डेटा जो है वो कलेक्ट कर लिया जाएगा डिजिटली थ्रू पोर्टल। तो मतलब एक पोर्टल बना करके वहाँ पे जितने भी ई वेस्ट रिलेटेड चीज़ें हैं वो वहीं से सारी डेटा कलेक्ट कर ली जाएंगी। मे इंश्योर ट्रांसपेरेंसी, जिससे ट्रांसपेरेंसी हो पाएगी। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी एंड क्रूशल टू रिड्यूस फ्रिक्वेंसी ऑफ पेपर ट्रेडिंग, फॉल्स ट्रायल। तो ये सारी चीज़ों को वहाँ पे सही किया जा सकेगा। इनफॉर्मल सेक्टर की बात करें तो इसमें है क्रूशल रोल इन ई वेस्ट हैंडलिंग, ड्रॉन नो रिकॉग्निशन इन न्यू रूल्स अकाउंट ऑफ इट्स इलीगैलिटी। ये इनफॉर्मल सेक्टर से रिलेटेड है। इनफॉर्मल सेक्टर इज़ अ फेस ऑफ ई वेस्ट डिस्पोजल इन इंडिया, और यहाँ बताया जा रहा है कि 95% जो ई वेस्ट है चैनलाइज किया जाता है वो इसी सेक्टर से किया जाता है। ई वेस्ट कलेक्शन, पहले क्या क्या करते हैं, क्या स्टेप्स हैं, स्टेप की बात हुई है यहाँ पे आप चाहो तो स्टेप लिख लेना वहाँ पे ऊपर। तो ई वेस्ट कलेक्शन, पहले कलेक्ट करना, फिर सेग्रीगेट करना, फिर रिसाइकल करना। ठीक है, इनफॉर्मल सेक्टर की बात हो रही है। इनफॉर्मल सेक्टर में कैसे करते हैं, पहले ई वेस्ट कलेक्शन, फिर सेग्रीगेशन एंड फिर रिसाइकलिंग। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, करो संभव। ठीक है, करो संभव क्या है, डेली बेस्ड ये PRO इंटीग्रेटेड इनफॉर्मल एग्रीगेटर है, कलेक्शन मैकेनिज्म है जिससे ये चीज़ें की जाती हैं। इनफॉर्मल सेक्टर है ये एक तरीके का। ठीक है, स्टेप्स क्या क्या हैं, राइट इंफॉर्मेशन एंड इंटेंट टू सेफली डिस्पोज ऑफ ई वेस्ट, मतलब क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए, स्टेट फॉरवर्ड, मतलब होता नहीं कि स्टेप्स क्या क्या लेने चाहिए, स्टेप टेकन में है कि राइट इन्फॉर्मेशन एंड इंटेंट टू सेफली डिस्पोज ऑफ ई वेस्ट, पहली चीज़ एक स्टेप ध्यान में रखने की ज़रूरत है। कंज्यूमर अवेयरनेस होनी चाहिए, स्ट्रेंथनिंग रिवर्स लॉजिस्टिक, बिल्डिंग कैपेसिटी ऑफ स्टेक होल्डर। ठीक है, कैपेसिटी बिल्डिंग करने की ज़रूरत है स्टेक होल्डर्स की। इन्हांसिंग प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग, एनहांस करना जो भी प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग है उसको, अडॉप्ट करना ग्रीन प्रोक्योरमेंट प्रैक्टिसेस को। तो ये स्टेप्स हैं जो ज़रूरत है, स्टेप नीडेड में आप इसको लिख लेना। फिर साइंस एंड टेक से ही है री इमेजिन साइंस। ठीक है, इसमें बात हुई है नेशनल साइंस डे की, NSD नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को सेलिब्रेट जो होता है इंडिया में, तो उसके लिए है यहाँ पे। इसमें है सेलिब्रेटेड टू कमेमोरेट डिस्कवरी ऑफ रमन इफेक्ट। रमन इफेक्ट की बात हुई है, जो कि सर CV रमन जो है उन्होंने नोबेल प्राइज़ भी जीता था इसी के लिए, डिस्कवरी के लिए। तो 1986 में नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो कम्युनिकेशन NCSTC है, उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बोला था कि 20 फेब को एक नेशनल साइंस डे के रूप में सेलिब्रेट करने के लिए, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया उसके बाद। और फर्स्ट जो नेशनल साइंस डे है वो सेलिब्रेट हुआ था फैब 28 1987 में।
फिर उसके बाद रमन इफेक्ट की बात अगर की जाए तो क्या है ये है फेनोमेना इन स्पेक्ट्रोस्कोपी डिस्कवर्ड बाय फिजिसिस्ट सर चंद्रशेखर वेंकट रमन। सीवी का फुल फॉर्म है, ये सीवी रमन कहते हैं ना इनको। तो इसमें है कि जो फेनोमेना है किसमें, स्पेक्ट्रोस्कोपी में, ठीक है, फेनोमेना इन स्पेक्ट्रोस्कोपी जो डिस्कवर की गई है, जो फिजिसिस्ट थे ये उनके द्वारा, उसको ही रमन इफेक्ट कहा गया। अब आफ्टर 2 years इन 1930 गॉट नोबल, तो इन्होंने डिस्कवरी की उसके बाद ही, देखो ये एक प्रिज्म की तरह होता था, फिर लाइट आती है, ठीक है, सनलाइट या रेज आती हैं जो स्कैटर होती हैं और डिफरेंट डिफरेंट कलर में, जैसे रेड, ठीक है, रेड ब्लू येलो, तो उसको स्कैटरिंग होती है जो, उसी की बात की जा रही है, स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात की जा रही है, ठीक है। अब आफ्टर 2 years इन 1930 गॉट नोबल प्राइज़ फॉर हिज डिस्कवरी, तो इनको नोबल प्राइज़ भी मिला। फर्स्ट नोबल प्राइज़ रहा ये इंडिया में साइंस के फील्ड में, तो ये भी याद रखना है, यहाँ पे चाहो तो स्टार बना लो कि फर्स्ट नोबल प्राइज़ था ये इंडिया में साइंस की फील्ड में, ठीक है। उसके बाद हमें कौन सा देखना है, रमन इफेक्ट इज चेंज इन वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट अकर व्हेन अ लाइट बीम इज डिफ्लेक्टेड बाय मॉलिक्यूल्स। तो वही बता रही हूँ ना कि ऐसे ट्रायंगल शेप का होता है ना प्रिज्म या फिर बीम है, ठीक है, लाइट बीम, अब फिर वो डिफ्लेक्ट होती है, ठीक है, लाइट आती है और सबकी वेवलेंथ दिखती है, तो उसी की बात यहाँ की जा रही है। और हमने वो शायद देखा भी था कि फिज़िक्स में हमने 11th या 12th में वो चीज़ें पढ़ी थी, तो आपको याद होगा। मोस्ट ऑफ स्कैटर्ड लाइट अनचेंज वेवलेंथ, तो यहाँ बता दें मोस्ट ऑफ द जो स्कैटर्ड लाइट होती है अनचेंज वेवलेंथ होती है उनकी। अब ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे स्टार बना लेना, आज मैंने स्टार नहीं बनाया, उसके लिए कोई बात नहीं, आप खुद ही कर लेना, तब इंपॉर्टेंट है। थीम क्या है नेशनल साइंस डे का 2023 का, ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। तो ये हमको याद रखना है कि यूपीएससी और फिर स्टेट पीएससी वगैरह में पूछ सकता है कि ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग थीम है 2023 के नेशनल साइंस डे का। पर्पस क्या है इसका, ये थीम ये रखी गई है, ये नाम जो है, ये थीम जिस पे बेस्ड है, क्यों ऐसा नाम रखा गया है, इसका पर्पस क्या है। इसका पर्पस क्या है, रेजिंग पब्लिक अप्रिशिएशन ऑफ साइंटिफिक इशू इन ग्लोबल कंटेक्स्ट बियरिंग अपॉन ग्लोबल वेलबींग। तो ये वेलबींग की बात की गई है ना, ग्लोबल वेलबींग की बात की जा रही है, साइंटिफिक इशूज़ इन ग्लोबल कॉन्टेस्ट, ठीक है, बियरिंग अपॉन ग्लोबल वेलबींग, तो ये इसको बताया गया है कि ऐसा नाम क्यों दिया गया है। फोर फोल्ड अप्रोच की बात करें तो इंटीग्रेशन ऑफ साइंटिफिक डिपार्टमेंट्स की बात की गई है कि इंटीग्रेट करना चाहिए साइंटिफिक, मतलब फोर फोल्ड अप्रोच मतलब क्या चीज़ें हैं जो करने की ज़रूरत है, तो यहाँ पे फोर फोल्ड अप्रोच दिया गया है। पहली बात तो इंटीग्रेट करना साइंटिफिक डिपार्टमेंट्स को, और साइंटिफिक इंटीग्रेशन करना, जैसे कि इंजीनियरिंग मेडिकल और अदर जो इंस्टीट्यूशन है उनको इंटीग्रेट करना कि चीज़ें एक ही जगह पे अवेलेबल हो पाए, एक ही जो मतलब होते नहीं इंटीग्रेट कर देना कि एक ही साथ लाइंड अप हो पाए, ठीक है। नीड ऑफ मिनिस्ट्रीज़ इंटीग्रेशन लाइक जल शक्ति, रेलवे एक्सेट्रा, तो मिनिस्ट्रीज़ की भी हेल्प हो पाए, मतलब मिनिस्ट्री से हेल्प मिल पाए और चीज़ें और भी स्मूथ और बेटर तरीके से क्या हो पाए, इम्प्लीमेंट हो पाए। इंक्लूसिव अप्रोच इंटीग्रेशन स्टार्टअप एंड इंडस्ट्री, तो ये 4 फोर फोल्ड अप्रोचेज हैं। नेक्स्ट है साइंस एंड टेक का ही है ये, ऑर्गन ऑन अ चिप। ऑर्गन ऑन अ चिप है तो इसको देखेंगे, इट इज़ अ मल्टी चैनल 3D माइक्रो फ्लूडिक सेल कल्चर इंटीग्रेटेड सर्किट। तो एक मल्टी चैनल 3D माइक्रो फ्लूड सेल कल्चर है ये। फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स ऑफ एन इंटायर ऑर्गन और एन ऑर्गन सिस्टम, तो ऑर्गन सिस्टम की यहाँ पे बात की जा रही है। ये बायोमेडिकल इंजीनियरिंग पे बेस्ड है। बायोमेम्स किसको बोलते हैं, एक एब्रीविएशन होता है बायोमेडिकल माइक्रो इलेक्ट्रो केमिकल सिस्टम का। और यहाँ पे एक फेनोमेना है ब्रेन ऑन अ चिप, ये क्या है, एक डिवाइस है, डिवाइस क्रिएट एन इंटरफेस बिटवीन न्यूरो साइंस एंड माइक्रो फ्लूइड। फिर एक न्यू स्टार्ट ट्रीटी, जो कि पहले भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, तो फिर अभी आ जाइए न्यू स्टार्ट ट्रीटी। क्यों, क्योंकि रसिया ने बोला है कि वो सस्पेंड कर रहा है जो भी उसकी ट्रीटी है यूएस के साथ। तो ये याद रखना है यहाँ पे एक चीज़ कि वो सस्पेंड कर रहा है, उसने विदड्रॉ नहीं किया है, ठीक है। स्ट्रैटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी स्टार्ट 1 बोलते हैं इसको, वो साइन हुआ था 1991 में और ये एक्सपायर्ड हुआ लेट 2009 में। और फिर उसके बाद दूसरी ट्रीटी, ठीक है, अनदर ट्रीटी जो उन्होंने साइन की, स्ट्रैटेजिक ऑफेंसिव रिडक्शन ट्रीटी, जिसको सॉर्ट और मॉस्को ट्रीटी भी कहते हैं। और इसमें क्या किया गया, इसको साइन किया गया था 2002 में। और ये जो न्यू स्टार्ट ट्रीटी है वो उसने रिप्लेस कर दिया जो 2002 का पैक्ट था उसको, और ये साइन हुआ 2010 में। और ये
तब साइन हुआ था जब यूएस के प्रेसिडेंट बराक ओबामा थे और रशियन प्रेसिडेंट थे, ठीक है। उस समय तो दोनों ही जो प्रेसिडेंट थे उनके बीच में ये साइन किया गया था और ये लागू हुआ था फैब 2011 से, ठीक है। और फिर उसके बाद इसको 5 सालों के लिए एक्सटेंड किया गया जब ये न्यू जो प्रेसिडेंट वहाँ बने हैं जो बाइडन, ठीक है, 2021 में, सॉरी 11 नहीं, कैन नॉट डिप्लॉय। अब इसमें इस ट्रिटी में ये मेंशन है कि दे कैन नॉट डिप्लॉय मोर देन 1550, यानी कि 1550 स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वारहेड से ज़्यादा वो डिप्लॉय नहीं कर सकते, एंड नॉट मोर देन 700 लॉन्ग रेंज मिसाइल एंड बॉम्बर्स भी नहीं वो डिप्लॉय कर सकते हैं। लिमिट ईच कंट्री टू 800, तो लिमिट है 800 तक ईच कंट्री, मतलब दोनों कंट्रीज़ के बीच है ना। अंडर एग्रीमेंट क्या क्या कहा गया, रशिया एंड यूएस एक्सचेंज डेटा ट्वाइस अ ईयर, मतलब ट्वाइस अ ईयर यानी कि साल में 2 बार उनको डेटा शेयर करना पड़ेगा, बैलिस्टिक मिसाइल जो भी है उसकी, अंडर ट्रीटी पर व्यू ऑन द बॉम्बर टेस्ट साइड न्यूक्लियर बेस सब चीज़ों के बारे में। सेंड नोटिफिकेशन विद इन 5 days इफ चेंज और अपडेट, मतलब किसी भी तरीके का चेंज या अपडेट होता है तो उनको नोटिफिकेशन चेंज होने के या अपडेट होने के विद इन 5 days उनको देना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें थी जो आज हमको डिस्कस करनी थी। ओके, थैंक यू सो मच, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ।